ओ लेवल्स कॉमर्स की नई लर्नर गाइड हम इससे पहले यूज़ कर रहे थे 2023 वाली, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो कि उस यानी पुराने सिलेबस के मुताबिक थी, जो कि 2025 तक चला पिछले साल तक। अब अगले 3 सालों के लिए यानी 2026 से लेकर 2028 तक के लिए जो भी आपका सिलेबस चेंज हुआ है, जो भी आपकी असेसमेंट यानी जो आपका पेपर चेक करने का जो स्टाइल है वो चेंज हुआ है, जो आपके असेसमेंट ऑब्जेक्टिव चेंज हुए हैं, तो उसी हिसाब से फिर एग्जामिनर ने आपको एक नई लर्नर गाइड दी है जिसमें उसने वो सारी चीज़ें मेंशन की हैं और उसके हिसाब से आपने किस तरह से अपने आंसर्स को करना है और आपने किस तरह से अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, वो सारा इसमें मेंशन है। सो लेट्स टेक अ क्विक लुक थ्रू इट और इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। प्लस नीचे आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में तो आपको एक लिंक मिलेगा, आपको व्हाट्सएप का नंबर मिलेगा, वहाँ पे जाके रब्ता कीजिएगा और मैं इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप के ऊपर आई विल सेंड दिस पीडीएफ ओवर टू यू। ये एक इंटरेक्टिव पीडीएफ है, तो मेरी राय ये है कि आप इसको किसी लैपटॉप या किसी कंप्यूटर के ऊपर यूज़ कीजिएगा ताकि आप इस पर ईजिली टाइप कर सकें, क्योंकि इस पर कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस हैं जो कि एग्जामिनर ने खुद बनाए हैं ताकि आप लोग उसको यूज़ कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले है हियर यू गो अबाउट दिस गाइड। ये बेसिकली आपको कुछ चीज़ें बताती है। लर्नर गाइड जो होती है हर सब्जेक्ट की होती है आपके पास, यानी ओ लेवल्स के हर सब्जेक्ट होता है, ए लेवल्स के आपको जो भी सब्जेक्ट है, ए हो यानी एएस लेवल हो, ओ लेवल हो, आईजीसीएस हो, जी या फिर जीसीएसई हो, हर उसकी हर सब्जेक्ट की एक लर्नर गाइड होती है और एक होती है टीचर गाइड। टीचर गाइड पर्सनली आई यूज्ड टू थिंक कि टीचर गाइड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मगर टीचर गाइड इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट होती नहीं है। वो टीचर्स की लेसन प्लानिंग के लिए होती है, विच आई टोटली डू नॉट बिलीव इन, क्योंकि लेसन प्लानिंग और ये सारी चीज़ें ठीक है होनी चाहिए, मगर वो बहुत स्लो, यानी जिस तरह से वो लोग लेसन प्लान करते हैं वो बहुत चीज़ों को बहुत ही स्लो पेस के ऊपर लेके चलते हैं। सो एट फास्ट ट्रैक एजुकेशन हम लोग इस तरह से नहीं करते। हमारा ये होता है कि भी हाँ, हम लोग भी लेसन प्लान करते हैं, मगर हमारा ये होता है कि भी हम एक तरह से कम अरसे में, 1 महीने में, 2 महीने में एक मुकम्मल सब्जेक्ट को ख़त्म कर लें। एनीवेज़, तो लर्नर गाइड में इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ योर स्किल्स विल बी असेस्ड, अंडरस्टैंड द स्किल्स यू नीड टू हैव, ताकि आप किसी भी पेपर को अटेम्प्ट कर सकें। इन दिस केस आप ओ लेवल्स कॉमर्स के पेपर 1 और पेपर 2 का अटेम्प्ट कर सकें। नॉर्मली लर्नर गाइड जो होती है वो एमसीक्यूज के लिए नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ आपके रिटन पेपर्स के लिए होती है। तो यानी आपके पेपर 2 है और अगर आपको कोई और सब्जेक्ट है तो उसमें पेपर 3 भी हो सकता है, पेपर 4 भी हो सकता है एंड सो ऑन। बाकी यस, ये भी होता है इसके अंदर, यानी आपकी स्टडी और आपके रिवीजन प्रोग्राम को वो अच्छा खासा प्लान कर सकती है इसके थ्रू। और इसके अलावा आपको ना कुछ एग्जांपल्स भी देती है, कुछ आपको गाइड भी करती है कि आपने किस तरह से आंसर करना है। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल है आपके पेपर 1 और फिर पेपर 2 के बारे में। तो अब आपने यहाँ पे देखें कि आपके पहले थे 4 AO4, यानी आपके पास 4 AOs थे। AOs क्या होते हैं? असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं हम। इसमें हमारी एक सेपरेट वीडियो है, मेरे ख्याल से आंसर फॉर्मेट गाइड के अंदर हमने उसको एक्सप्लेन किया हुआ था। एओज में होता ये है कि असेसमेंट ऑब्जेक्टिव बेसिकली इन चारों को आपने हिट करना होता है और इन चारों की बेसिस के ऊपर आपको मार्क्स मिलते हैं। पेपर 1 में फॉर एग्जांपल 45% आपके जो होगा वो नॉलेज और फिर अंडरस्टैंडिंग के होंगे मार्क्स। सो लेट्स से अगर कोई आंसर लाइक पेपर 1 में तो 1-1 मार्क का क्वेश्चन होता है। तो पेपर 3 की अगर हम बात करें तो अगर कोई क्वेश्चन 8 मार्क करके, तो उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज AO3 की होगी, क्योंकि ये 45% वेटेज रखता है। यानी सबसे ज़्यादा मार्क्स इसके होंगे। तो जो परसेंटेज और ये एओज हैं, ये बेसिकली मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हमें इस चीज़ की रियलाइजेशन हो जाएगी कि भाई कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि भाई हम उसको अच्छे तरीके से करें और बाकियों को भी करें। तो हमारे पास यानी हम सारे के सारे जो चेकलिस्ट होती है ना एग्जामिनर के सामने, कभी किसी बच्चे के आंसर में ये सारी चीज़ें हैं, तो हम उस सारी की सारी चेकलिस्ट पे पूरा उतर रहे होंगे। जब ये हो रहा होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे फुल मार्क्स आ रहे होंगे। देन आप देखते हैं हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं लाइक दे गॉट ए स्टार्स विद 1 मंथ ऑफ स्टडी। किसी ने अंदर पढ़ा भी नहीं, जस्ट यूट्यूब की वीडियोस देखी एंड सो ऑन, व्हिच आई पर्सनली रिकमेंड यू। पढ़ना ज़रूरी नहीं है। द रीज़न व्हाई आई अपलोडेड एवरीथिंग ऑन दिस यूट्यूब चैनल वो यही है कि भाई आप लोग खुद इसके थ्रू पढ़ें और आप अपना एग्जाम दें और आपके आराम से आ जाएंगे, यानी अपनी पेस के ऊपर, अपने टर्म्स के ऊपर इस कॉमर्स के सब्जेक्ट को इंगेज करें। खैर, तो पहले हमारे पास थे 4 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव, अब हो गए हैं सिर्फ 3 हो गए, तो आपका AO4 खत्म हो गया। तो पहले इवैल्यूएशन एक सेपरेट असेसमेंट ऑब्जेक्टिव था। तो अब हमारे पास उन दोनों को उन्होंने मिला दी है और मिला के उन दोनों ने उसको एक बना लिया है AO3, व्हिच इज एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। पेपर 1 में तो इतना कोई खास होता नहीं है। एमसीक्यूज आपने सिर्फ उसको सर्कल करना होता है, यानी आपने शेड करना होता है अपने बॉक्स को। असल जो चीज़ ये जो मैटर करती है एओज, ये मैटर करती है आपके पेपर 2 के अंदर। अब ये किस तरह से मैटर करती है इसको ज़्यादा देख लेते हैं। इसका ये भी एक थोड़ा सा उन्होंने बताया हुआ है। आगे जाते हैं, हियर यू गो। इसको भी आप ज़रा देख लीजिएगा। हाँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। A1 को देख लेते हैं, अभी A1 क्या होता है। वैसे हमने इन
तीनों एओस को बहुत डिटेल से हमने एक्सप्लेन किया हुआ है अपने आंसर फॉर्मेट की गाइड के अंदर। उसका वीडियोस भी आप जो उसकी वीडियो है वो भी आप देख लीजिएगा, और उसकी पीडीएफ भी अगर आपके पास नहीं है तो आप ज़रूर ले लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। अगेन नंबर पे जाकर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको पीडीएफ हम सेंड कर देंगे, फ्री में होती है वो। तो A1 जो होता है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, उसमें बेसिकली आपने करना क्या होता है, यू हैव टू गिव प्रिसाइज डेफिनेशंस ऑफ की टर्म्स एंड स्टेट मेथड्स। अगर आपसे पूछा हुआ है कभी आपने कोई फिगर कैलकुलेट करनी है, सो यू हैव टू स्टेट द मेथड्स हाउ टू कैलकुलेट दैट फिगर। आपने उसके थ्रू कैलकुलेट भी करनी होती है, यानी आपने फार्मूला लिखा, उसको फार्मूला को आपने अप्लाई किया, जो आपका आंसर आया, तो ये 3 स्टेप्स हो गए। तो ये आपका A1 हो गया। ठीक है, इसमें और क्या चीज़ें होती हैं, यू शुड बी एबल टू डिस्क्राइब डिफरेंट कमर्शियल एक्टिविटीज सच एज सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स। यानी अगेन ये वही बात है, डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दिस न्यू सिलेबस ऑनवर्ड। पहले सिलेबस में भी थी इंपॉर्टेंट, मगर इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी अब इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि उन्होंने पूरे के पूरे सिलेबस को ना मर्ज कर दिया इनटू, यानी पहले आपके पास 15 यूनिट्स थे तो उन्होंने उसको मर्ज कर दिया इनटू इनटू 6 यूनिट्स। तो अब उन्होंने जो उसकी डिटेल्स है, जो उसकी यानी एक्स्ट्रा डिटेल्स है, वो सारी निकाल दी है, और जो पीछे रह गया आपके पास वो मेन डेफिनेशंस और मेन कॉन्सेप्ट रह गया। You should be able to describe and explain the purpose of documents required to carry out blah blah blah. बेसिकली वही बात है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि आप उसको डिस्क्राइब भी, पहले आप डिफाइन कर सकें, आप उसको डिस्क्राइब कर सकें, और आप उसको एक्सप्लेन कर सकें। डिफाइन करने का क्या मतलब है, आप बता सकें कि भाई ये क्या चीज़ है। डिस्क्राइब करने का, सॉरी, डिफाइन करने का मतलब है कि भाई इसका क्या मतलब है। डिस्क्राइब करने का मतलब है कि ये क्या चीज़ है। एक्सप्लेन करने का मतलब है कि भाई इससे ये क्यों होती है, या इससे क्या होता है, यानी इसके रीजंस या इसके इम्पैक्ट, या कॉजेज या इम्पैक्ट्स। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं। तो बल्कि मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सप्लेन के जब भी हम वर्ड यूज़ करेंगे, सो एक्सप्लेन ऑलवेज मीन्स टू थिंग। या तो आप बताते हैं किसी चीज़ की कॉजेज, या आप बताते हैं इम्पैक्ट। इन दोनों को मिला के आपका एक्सप्लेन बनता है। अगर आप सब एक पार्ट कर रहे हैं, सो दिस इज नॉट अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कभी अली स्टूडियो से गिर गया, ये एग्जाम्पल मैं बहुत बहुत जगह पर यूज़ करता हूँ। अगर कोई आप में से अली है तो माइंड ना करें इसको। तो अली सीढ़ियों से गिर गया, अब मैंने ये बात आपको बता दी, अब आपका नेचुरल सवाल होगा कि क्यों गिरा, खैरियत से है। पहला सवाल था क्यों गिरा, क्यों गिरा का मतलब कॉजेज, क्या वो खैरियत से, यानी उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। तब मैं आपको बताऊंगा कि इसलिए गिरा क्योंकि सीढ़ियाँ टूटी हुई थी या जो भी था, और उसकी हड्डी टूट गई, अल्लाह ना करे। तो ये मैंने कॉज बता दी और उसके मैंने इम्पैक्ट बता दिया। सो उसी, अगर मैं सिर्फ एक चीज़ बताऊँ और अगली चीज़ ना बताऊँ, तो मेरी एक्सप्लेनेशन जो है वो इनकम्प्लीट है, इट इज़ नॉट अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो हमेशा एक्सप्लेनेशन की तो दो चीज़ें आएंगी आपके पास, कॉजेज और इम्पैक्ट आएंगे। ठीक है, इसका आप याद रखें, जब भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन का वर्ड यूज़ करेंगे तो ये चीज़ बार बार रिपीट होगी। ये हो गया हमारे पास AO1, यानी यू शुड बी एबल टू डिफाइन, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन। एक्सप्लेन में अगेन दो चीज़ें आती हैं। अब हम आते हैं AO2 के ऊपर। AO2 जो है एप्लीकेशन, इट इज़ क्वाइट ट्रिकी। ट्रिकी इस तरह से कि इसके होते तो सिर्फ 2 मार्क्स हैं, मगर अक्सर बच्चे इसको लूज़ कर देते हैं। और वो करते क्यों हैं, क्योंकि होता है कि अगर आपको कोई केस स्टडी दी हुई है, तो आपने तो उसको उठा के यूज़ कर लिया। मगर जहाँ पे आपको केस स्टडी नहीं दी हुई, तो वहाँ पे आपने एप्लीकेशन किस तरह से करनी है, इसका बच्चों को आइडिया नहीं होता। सो एप्लीकेशन के मानी एग्जामिनर बता रहा है कि यू शुड बी एबल टू यूज़ द आइडियाज़ यू हैव लर्नड इन कॉमर्स टू कैलकुलेट फिगर्स। यानी आपको केस स्टडी में कुछ नंबर्स दिए हुए, आप अपने आंसर में उसके थ्रू अपना आंसर डेवलप कर रहे हैं। कभी मुझे नज़र आ रहा है कभी जो टर्नओवर रेशियो है लेबर की वो बहुत हाई है, इसका क्या मतलब है, कभी मोटिवेशन या जो भी है, खैर ये आपका टॉपिक नहीं है कॉमर्स के अंदर। मगर मैं सब आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरह से आप डाटा को उठा के उसके बेसिस के ऊपर कुछ इंटरप्रेट कर सकते हैं। आपकी कॉमर्स में ये चीज़ नहीं आएगी, ये चीज़ बिजनेस वाले सब्जेक्ट्स और फिर आपके जो इकोनॉमिक्स है उसमें ये यानी आती है। मगर दिस इज़ द आइडिया, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। कई बार आ जाती है मगर बहुत कम आती है। दूसरी चीज़, कंप्लीट कॉमर्स डॉक्यूमेंट, इसको मैं आपको बाद में बताऊँगा। इन सिंपल वर्ड, जो हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ी थी ना, तो आपको उसका अंदाज़ा होना चाहिए, और आप उसको यानी अपने आंसर में उसको इंटीग्रेट कर रहे हो। सिलेक्ट अ सूटेबल एक्शन फॉर अ गिवन कॉमर्स सिचुएशन। अब इसमें भी ये है कि भी आप एक स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहे हो, आप एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन कर रहे हो एग्जांपल के थ्रू कि भी यानी हमें ये करना चाहिए। तो आप जब एक स्पेसिफिक एग्जांपल देंगे तो आपकी एप्लीकेशन होगी, क्योंकि आपने वहाँ पे अपनी कॉन्सेप्ट को वहाँ पे अप्लाई किया। देन यू हैव एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। इसमें हमारे पास ये है कि सबसे ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस होती है, तो पेपर 2 के अंदर। तो इसमें ये है कि यू हैव टू एक्सप्लेन द पॉसिबल इम्पैक्ट्स। अगेन वही बात आ गई कि भी हमने बात की थी एक्सप्लेन के अंदर। इम्पैक्ट्स ऑफ कमर्शियल एक्शंस ब्ला ब्ला ब्ला। एक्सप्लेन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स। उसी बात को ये अपना रिपीट कर रहा है। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड पॉसिबल इफेक्ट। अगेन वही बात है, यानी कोई भी नंबर है, कोई भी डिटेल है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट आपको आने चाहिए, उसको एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए। शो दैट यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन समवन्स व्यू
opinion and facts that can be checked. Example, केस स्टडी में अक्सर ये होता है, एग्जामिनर लव्स टू डू दिस। आपको एक केस स्टडी दे देंगे, उसमें कोई कोई बंदा होगा, उसका कोई बिजनेस होगा और उस बिजनेस में वो चाह रहा होगा कि भाई वो ये काम करे, ये उसका ओपिनियन है। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि डू यू एग्री विद हिम, लाइक आपके क्या ख्याल से कि उसको क्या करना चाहिए इन दिस सिनेरियो। तो वो अब आपसे ये देखना चाह रहे हैं कि भाई क्या आपको ओपिनियन और आपको एविडेंस के बीच में फ़र्क नज़र आ रहा है। एविडेंस क्या होगा, आप उसमें फिर आप उसकी केस स्टडी पढ़ेंगे कि भाई इसमें क्या-क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। उसका तो यानी प्रॉफ़िट बहुत कम जा रहा है या उसका प्रॉफ़िट है ही नहीं, उसको लॉस अगर हो रहा है, उसके पास एम्प्लॉइज़ नहीं है, उसके पास ये नहीं है। तो आप उसकी बेसिस के ऊपर फिर जो आपने पढ़ा अपने कॉमर्स में, तो आप फिर उसी हिसाब से आप एक चूज़ करेंगे कि येस आई बिलीव ब्ला 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 एंड सो ऑन। तो यू हैव टू यानी यू शुड बी एबल टू प्रपोज योर ओन सोल्यूशन, यू शुड बी एबल टू प्रपोज योर ओन आंसर। ये ना हो कि आप वही स्टेटमेंट को येस और नो कर रहे हो। ये भी ठीक है, येस और नो करना दैट्स फाइन, मगर उसूलन तौर पे ये होना चाहिए। एनीवेज ये वही चीज़ है। तो ये था हमारे पास 3 एओज़, ठीक है, पहले 4 थे, अभी 3 हो गए। मगर इनमें आपने एग्जैक्टली क्या करना है, तो हमने कुछ मेन चीज़ें समझ ली ना कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस एओस। मगर इनमें आपने करना क्या है प्रैक्टिकली कि भाई जिसके थ्रू आपको ये मिल जाए। तो इसके लिए आई वुड से कि हमारी पेपर 1 की तो मैंने 5 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। पेपर 2 की जो सॉल्व्ड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियोस आएंगी, जिसमें एक पेपर 2 हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह वीडियो के अंदर। तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी, खासतौर पर जो भी इसके बाद आएगी। उसमें हम एक स्पेसिमेन पेपर है 2026 के लिए, जो कि 2026 का स्पेसिमेन पेपर एग्जामिनर ने चेक करके, यानी उसने उसको फिल करके फिर दिया। और उसने फिल इस तरह से नहीं किया कि सारे परफेक्ट आंसर है, उसने जानबूझ के उसमें कुछ गलतियाँ की हैं और उसने उन गलतियों को हाईलाइट किया और नीचे कुछ कमेंट्स लिखे कि आपको क्या करना है। तो बहुत एक अच्छा स्पेसिमेन पेपर है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि भी एग्जामिनर ने 2026 से ऑनवर्ड उसने इस लर्नर गाइड को काफ़ी अपडेट किया, बहुत इसमें नई चीज़ें लेकर आया। और आपके जो स्पेसिमेन पेपर है, नाउ दे आर नॉट लाइक अ सिंपल पास्ट पेपर। पहले होता था ना कि आपको बस एक सिंपल पास्ट पेपर बना कर उसने फेंक दिया। तो अब ये कि उसने बाकायदा उसको सॉल्व किया है, बहुत सारे कमेंट्स डाले हैं, नोट्स डाले हैं, हिंट्स डाले हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स डाले हैं और बहुत उसने एक यानी अच्छा सा एक वेल प्लान्ड किस्म का एक स्पेसिमेन पेपर बनाया। तो उसका ज़रूर देख लीजिएगा। खैर, अब हम आते हैं कमांड एंड कीवर्ड्स के ऊपर। कमांड वर्ड्स क्या होते हैं, इसका आपको अच्छा खासा आइडिया होगा। बेसिकली कमांड वर्ड्स होते हैं ये, यहाँ पे देखिए डिफाइन लिखा हुआ है, कहीं पे एक्सप्लेन लिखा हुआ होता है, कहीं पे इवैल्यूएट लिखा होता है। तो डिफाइन का मतलब ये होता है कि यू शुड बी एबल टू डेमोस्ट्रेट नॉलेज। तो ये आपका 1 मार्क है, तो ये आपका आता है AO1 के अंदर आता है, क्योंकि ये डिफाइन का वर्ड है, ठीक है। अगर एक्सप्लेन का होता तो ये आ जाता आपके AO3 के अंदर आ जाता। खैर, अब हम चलते हैं आगे। हाँ, जैसे कि ये है, डू यू थिंक बिजनेसेस शुड सेल फेयर ट्रेड प्रोडक्ट्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। अब इससे ऊपर डेफिनेटली आपको फेयर ट्रेड की एक छोटी सी केस स्टडी दी होगी, जिसके बेसिस के ऊपर आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन कितने मार्क्स का, ये 3 मार्क्स का, और ये आपके AO3 में आ रहा है। इस वजह से नहीं आ रहा कि ये 3 मार्क्स का, बल्कि इस वजह से आ रहा है कि भाई इसमें वो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई यू हैव टू गिव रीजंस। तो रीजंस हमेशा आपके आते हैं AO3 के अंदर आते हैं। इसमें आप एग्जामिनर की जरा कमेंट पढ़िए, यू कैन नॉट पास अ जजमेंट सपोर्टेड विद रीजंस अनलेस यू एनालाइज एंड इवैल्यूएट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फेयर ट्रेड। यानी आपने किसी एक साइड को देखा, फिर आपने दूसरी साइड को देखा, फिर आप एनालाइज, फिर आप इवैल्यूएट करेंगे ना, फिर आप अपने कुछ रीजन करेंगे कभी मैं इस पोजीशन पे या इस चांस पे या इस चॉइस को या इस ओपिनियन को मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि आई हैव दीज रीजन बिहाइंड मी, सिंपल एज दैट। So it is important that you understand the command words which indicate the approach you should take to answer the question. The context blah 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 इसको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अभी एक 2 मार्क का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन, यानी ये आपको ऑटोमेटिकली आ गया, AO3 के अंदर आ गया। एक्सप्लेन वन पॉसिबल डिसएडवांटेज टू अ बिजनेस ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया फॉर एडवर्टाइजिंग। वो यहाँ पे कह रहा है एक्सप्लेन आपने करना। This command word implies that the examiner will be expecting you to be able to use your knowledge of social media as a method of advertising and say why। यानी पहले आपने बताना है कि भाई क्या डिसएडवांटेज होगा, फिर आपने उसका वाई बताना है कि भाई क्यों डिसएडवांटेज होगा, ठीक है। मैंने बता दिया कि भाई उसका डिसएडवांटेज ये है कि सोशल मीडिया वी कैन से कि भाई यू हैव लाइक सोशल मीडिया का क्या डिसएडवांटेज, हाँ एक ही हो सकता है डिसएडवांटेज कि भाई you will need to gain a lot of followers in order to make a sale। तो ये एक disadvantage है। और why is that so? Because there are a lot of competitors out in the market competing against you।
Hence, it will be hard to make a sale without gaining the trust of your customers. तो ये मैंने इसको why बता दिया। खैर ये मैंने बहुत अच्छा खासा लंबा चौड़ा बताया, सिर्फ इसका फर्स्ट सेंटेंस काफ़ी था। अच्छा, the question requirement is just one disadvantage. A clear statement backed by evidence is likely to get full marks. ठीक है, यानी एक आपने क्लियर स्टेटमेंट बता दी और आपने पीछे उसका एविडेंस बता दिया कि भाई क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, इजी। फॉर एग्जाम्पल, वन रीजन इज दैट कंज्यूमर्स कैन फ्रीली पोस्ट नेगेटिव फीडबैक अबाउट द प्रोडक्ट, ये उसने अपनी एक डिसएडवांटेज बताया, एंड दिस फीडबैक कुड लीड टू फॉल इन सेल्स। ये पर्सनली मेरे साथ हुआ, एक कंपनी है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसने बहुत एक अजीब सी चीज़ भेजी, तो फिर मैंने उसका एक नेगेटिव फीडबैक दिया, और मैंने क्या किया कि मैंने बहुत सारी पोस्ट पे दे दिया नेगेटिव फीडबैक, और उसके फिर मुझे मैसेज आया बाद में कि भी हमारी सेल्स इफेक्ट हो रही है, तो हम आपको एक्स्ट्रा फ्री भेज देंगे, आप उसको रिमूव कर दें। मैंने कहा नहीं, ये तो आपका रिव्यू है। तो फिर उन्होंने, उनको शायद आइडिया नहीं था कि कैसे डिलीट करते हैं, फिर मेरे ख्याल से शायद उन्होंने गूगल पे सर्च किया और वो किया, तो पोस्ट नीचे तो डिलीट हो गया, मगर जो उनके पेज के ऊपर एक फीडबैक आ गया था वो फिर डिलीट नहीं हुआ। खैर फिर मैंने बाद में डिलीट कर दिया। एनीवेज, तो ये उसने एक अपनी बता दी, एक पॉइंट बता दिया, और फिर साथ उसने उसका एक रीज़न बता दिया कि भी वो क्यों ऐसा बिलीव कर रहा है। ब्ला ब्ला ब्ला, इसको पढ़ लीजिएगा। वो ये बता रहे हैं कि भी एग्जामिनर क्वेश्चन को फ्लिप भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से एक क्वेश्चन है कि भी एक्सप्लेन वन पॉसिबल डिसएडवांटेज टू अ बिजनेस ऑफ एक्सेप्टिंग पेमेंट विद द क्रेडिट कार्ड। दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरी क्वेश्चन की एग्जाम्पल है कि भी एक्सप्लेन वन पॉसिबल डिसएडवांटेज, सेम क्वेश्चन बट टू अ कंज्यूमर ऑफ मेकिंग पेमेंट विद द क्रेडिट कार्ड। अब ये दो मुख्तलिफ रीजन यहाँ पे आपको देने पड़ेंगे, दो मुख्तलिफ साइड्स को आपको सपोर्ट करना होगा इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर। इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा उसने आपको कुछ और एग्जाम्पल दी हुई है कि भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कोई कमांड वर्ड नहीं होता, तो देयर इज नो कमांड वर्ड इन दिस क्वेश्चन। अब इसमें आपने क्या करना होता है, अगेन ये आपका एक AO3 है, क्योंकि वो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई गिव रीजंस फॉर योर आंसर। इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें सारा उन्होंने लिखा हुआ है कि भी क्या आपको करना है इसके अंदर। फिर कैलकुलेशन वाला पार्ट है, कैसे आपने कैलकुलेट करना है। फिर यहाँ पे कुछ एक्टिविटी उन्होंने दी हुई है एग्जामिनर ने अपनी तरफ से, कि आप इस क्वेश्चन को आप आंसर करें। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके स्पेसिमेन पेपर के अंदर हैं, तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप उसको ज़रूर आंसर कीजिए, और फिर इसके जो आंसर्स हैं जो कि एग्जामिनर ने लिखे, वो फिर हम इंशाल्लाह देख लेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब हम स्पेसिमेन पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। अटेम्प्ट नहीं करेंगे, हम उसको समझेंगे इंशाल्लाह, अटेम्प्ट भी करेंगे साथ साथ। तो ये कुछ उसने क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिर यहाँ पे कुछ एडवाइस है और कुछ टिप्स हैं। यू शुड सो हमारे पास यहाँ पे है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उसको पढ़ लीजिएगा, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड से इज़ कि भाई आंसर द क्वेश्चन, सिंपल एज दैट। आप क्वेश्चन को आंसर करें, क्वेश्चन को एम्प्टी ना छोड़े, डू नॉट लीव आउट एनी पार्ट, एनी क्वेश्चन। नो आंसर मीन्स नो मार्क, ठीक है। एक और चीज़, बहुत से बच्चे इस पर कन्फ्यूज हो जाएंगे मेरे ख्याल से, कि भाई व्हाट डू दे मीन कि देन अ क्वेश्चन वर्थ 10 मार्क्स। वेल, 10 मार्क्स का मतलब देखिए, क्वेश्चन और उसके पार्ट्स होते हैं, तो अगर एक क्वेश्चन में तीन तीन, फिर आपके पास दो दो का पार्ट्स हैं, तो टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। तो ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। इट्स सेल्फ 10 मार्क का कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, मैक्सिमम मार्क का कोई भी पार्ट होगा वो 8 मार्क का होगा, ठीक है। इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा ये बहुत मुझे एक अच्छी चीज़ लगी, लेट मी कन्वर्ट इनटू माय लैपटॉप। अच्छा, ये दैट्स द रीज़न व्हाई आई वाज सेइंग कि आप उसको अपने लैपटॉप पे खोलिएगा या अपने कंप्यूटर पे आप खोलिएगा। तो इसमें होता ये है कि दिस इज़ इंटरैक्टिव। सो आप यहाँ पे इन फील्ड्स के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, तो आपसे ये पूछते हैं कि भी आई एम स्टडिंग द सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे हमें ऑप्शन भी दिया है, नहीं दिया। ओ लेवल्स, आई कैन से ओ लेवल्स कॉमर्स हेयर, बिकॉज आप यहाँ पे बता दें कि भी आप क्या चाहते हैं इस चीज़ से। खैर, इट इज़ अ गुड थिंग, बट इसका कोई ख़ास डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है आपके आंसर फॉर्मेट्स के साथ, पेपर के साथ और उसके साथ। ये बस आपको एक तरह से मोटिवेट करने के लिए, आपकी जो यानी टू मेक यू इंटरेस्टेड इन दिस सब्जेक्ट, टू हैव अ गुड रेपो विद दिस सब्जेक्ट, और आपकी एक अच्छी एक इंगेजमेंट हो रही है सब्जेक्ट के साथ, दैट इज इट। इसके अलावा कुछ और इसमें चीज़ नहीं है। तो बस यही था। इस बाकी इस लर्नर गाइड में उन्होंने ये बहुत एक अच्छी चीज़ दी हुई है। अगेन ये भी आपके वैसे नहीं बताती कि भी आप किस तरह के, लाइक हाउ ऑर्गेनाइज्ड यू आर। तो आप उसको यानी आप उसको टिक कर लीजिएगा, और टिक करके फिर अगर आपके ज़्यादातर आंसर ए आ रहे हैं, यानी एज आ रहे हैं ज़्यादातर, तो उसका मतलब है कि भी यू आर अ वेल ऑर्गेनाइज पर्सन। मगर अगर आपका बी ज़्यादा आ रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि भी आप थोड़ा सा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। बट अगेन हर बंदा सब्जेक्टिव होता है। आई डू नॉट ट्रस्ट इन दीज थिंग्स कि भी हर बंदे को ही वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए। हर बंदे का बहुत डिफरेंट
पर्सपेक्ट होता है ऑर्गेनाइज़ होने का। बहुत से लोग एक डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज़ होते हैं और बहुत से लोग कुछ और तरीके से ऑर्गेनाइज़ रहते हैं, तो एक डिफरेंट चीज़ है। खैर, देन यू हैव दिस थिंग, ये इसको छोड़ दीजिएगा। अच्छा, ये एक ये नहीं बल्कि ये चीज़ है, हाँ, एक है नोट्स बनाने का तरीका है। इस पे अगेन हमारी वीडियो है कि भई हाउ टू स्टडी विदाउट यूजिंग नोट्स, क्योंकि आई प्रेफर कि भई हम एआई को यूज़ करें, इट इज़ मच बेटर देन यूजिंग नोट्स। मगर इन सारे तरीकों में से मैं आपको एक बताना था तरीका, वो ये है कॉर्डल मेथड। मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद है ये वाला। इससे चीज़ें बंदे को बहुत हद तक याद रहती हैं। और इसको पढ़ लीजिएगा। इससे बेसिकली आप 3 सेक्शन बनाते हैं अपने पेज के। सो ऑन वन साइड यू हैव योर नोट्स, ऑन द अदर साइड यू हैव योर लाइक आपके जो असल नोट्स हैं वो वहाँ पे होंगे। ऑन द राइट साइड आप वहाँ पे जो भी आपके इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स यानी आप जो भी आपने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं ना, उसको आप सम अप कर लेते हैं 1-2 वर्ड्स के अंदर। तो एक तरह से कुछ कीवर्ड्स बन जाते हैं। तो उनको फिर आप जब रिवाइज़ करते हैं तो आपको ये सारे नोट्स याद रहते हैं। और नीचे फिर आप समरी लिखते हैं। जब आप इन सारे नोट्स को पढ़ लेते हैं, फिर आप नीचे समरी लिखते हैं अपने वर्ड्स के अंदर कि मैंने क्या सीखा। इट इज़ अ बिट टाइम टेकिंग, सो दोज़ हू विश टू, येस दे शुड। मैंने पर्सनली खुद इसको ट्राई किया और आई फाउंड इट क्वाइट अमेजिंग, बट इट इज़ टाइम टेकिंग। दैट इज़ व्हाई आई रिकमेंड एआई। उसके साथ आप एक इंटरैक्टिव करें, आपकी टाइपिंग भी अच्छी होगी, आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी होगी और आपका बहुत हद तक आप लर्न कर लेंगे। इसके अलावा फिर हमारे पास ये कुछ और टिप्स हैं और उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये एक बहुत अच्छा है रिवीजन प्लान, इसको आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ये अगेन आपका इंटरैक्टिव है, सो यू कैन से कभी मैं मंडे को मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से टॉपिक 1.2 मैंने कवर अप करना है, आफ्टरनून में मैंने टॉपिक 1.3 कवर अप करना है और फिर मैंने इवनिंग में टॉपिक 1.4 कवर अप करना है। लेट्स जस्ट अज्यूम, ठीक है? फिर आप यहाँ पे अपना प्लान कर लें। कभी मैंने सुबह पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं कह दूँ कि सुबह मैंने टॉपिक 1.2 कर लिया, फिर मैंने 9 से 10 में भी ब्रेकफास्ट, उसके बाद फिर मैंने इसके टॉपिकल अटेम्प्ट कर लिया। बाय द वे हमारे हमारे टॉपिकल्स भी आएंगे, जल्दी आ जाएंगे इंशाल्लाह, कल परसों तक इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे। तो उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से खैर आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत एक अच्छा रिविजन एक कैलेंडर टाइप से। देन यू हैव कुछ और चीज़ें हैं इसमें, इसको भी हम छोड़ देते हैं। कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इसको भी हम छोड़ देते हैं। एक और जिसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे लिहाज से, वो ये है आपकी रिवीजन चेकलिस्ट। अच्छा, ये क्या चीज़ है? मैं इसको ज़रा लोड कर लूँ। रिवीजन चेकलिस्ट में ना आपके पास होता ये है कि आपको ना आपका जितना भी सिलेबस है उस यानी इंक्लूडिंग द वेरी माइन्यूट डिटेल्स किसी भी टॉपिक के हवाले से, तो वो सारी उन्होंने यहाँ पे लिखी है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यहाँ पे ट्रेड का जो आपका है, आपका टॉपिक है। अब ट्रेड में आपको क्या-क्या चीज़ें आनी चाहिए, उन्होंने यहाँ सारी लिखी हुई है कि यू शुड नो द मीनिंग ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, होम ट्रेड, रिटेल, होलसेल, इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। ठीक है? यहाँ पे फिर आपके पास एक चेकलिस्ट है। अगर आपको यानी फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है? तो अगर आपको ये चीज़ आती है तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे, टिक कर देंगे ग्रीन, ठीक है? अगर नहीं आती तो आप उसको कर देंगे येलो। अगर आपको बिल्कुल नहीं आती यानी यू आर स्ट्रगलिंग विद दिस, तो आप यहाँ पे इसको रेड कर देंगे, यहाँ पे आप कमेंट डाल देंगे, नीड टू वर्क ऑन दीज डेफिनेशंस। ठीक है? आपने ये कर लिया तो उससे होगा क्या कि भाई आप जब उसको मुकम्मल करेंगे ना, यानी आप मुकम्मल इस पूरी की पूरी चेकलिस्ट को आप कवर अप करेंगे, तो 2 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये होगा कि भई आपको ऑटोमेटिकली अंदाज़ा हो जाएगा कि भई आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं। दूसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको एग्ज़ैक्टली पता चलेगा कि भई आपने क्या पढ़ना है। सो जस्ट इमेजिन आपने फॉर एग्जांपल आज आपने कवर अप करना है 1.1.1, आपने नहीं फॉर एग्जांपल ये वाला कवर अप करना है। आप उसको एज़ इट इज़ कॉपी करें, कॉपी करके आप जीपीटी में डालें और जो भी प्रॉम्प्ट देनी है आप उसके लिए हमारी वीडियो देख लीजिए, हाउ टू स्टडी फॉर ओ लेवल्स कॉमर्स के नाम से है। और वो आपको आराम से सारी चीज़ें पढ़ा देगा, यानी आपको एग्जैक्ट वो चीज़ आ जाएगी व्हाट यू नीड टू नो फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है? तो ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये था आपका मुकम्मल ओ लेवल्स कॉमर्स की नई लर्नर गाइड। मुझे काफ़ी पसंद आई ये वाली, जिस तरह से उन्होंने उसको फॉर्म की और ये सारी इसमें इंटरेक्टिव बॉक्सेस डाले और सारी चीज़ें डाली हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर आवर स्पेसिमेन पेपर 2, जो कि इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा। और आई वुड से कि आपके लिए तो अब तैयारी करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। तो अल्लाह ताला आपके लिए आसान करे, अल्लाह ताला आपके एग्ज़ाम्स को आपने जो सोच रखा है उससे बेहतर करे और आपको आपकी डिज़ायर्ड ग्रेड से भी ज़्यादा बेहतर अता करे। स्टे ब्लेस्ड। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।